Assalamualaikum students, welcome to Kent Public High School and College Physics 9 class. Today we are going to revise next chapter number 5, gravitation. The topics are idea of gravitational force, what is force of gravitation, comparison Newton's third law and law of gravitation. Who gave the idea of gravity? सबसे पहले ग्रेविटी का आइडिया किसने दिया था? न्यूटन वॉज एन इंग्लिश मैथमेटिशियन एंड फिजिसिस्ट. ही डिस्कवर्ड ग्रेविटी व्हेन ही सॉ अ फॉलिंग एप्पल व्हाइल थिंकिंग अबाउट द फोर्सेस ऑफ नेचर. ठीक है, ये एक बात है कि न्यूटन जो था वो तो मैथमेटिशियन और फिजिसिस्ट था, लेकिन ग्रेविटी का आइडिया उसने दिया था फर्स्ट टाइम. और दिया कैसे था कि जैसे आप बहुत सारी स्टोरीज सुनते हुए आ रहे हैं कि वो एक दरख्त के नीचे बैठा हुआ था और वो फोर्सेस के बारे में ही सोच रहा था, और ऊपर से जब एक एप्पल गिरा तो उसने देखा कि ये एप्पल जो है ये नीचे ही क्यों आया है, मतलब ग्राउंड की तरफ ही ये क्यों आया है. यकीनन कोई ऐसी फोर्स है जो कि इसको नीचे की तरफ लेके आ रही है, वरना तो ये किसी और डायरेक्शन में भी जा सकता था क्योंकि ये फ्री था. ठीक है, तो वहाँ से इसने ग्रेविटी का आइडिया दिया कि कोई ऐसी फोर्स है जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं थोड़ा सा ग्राउंड से ऊपर होते हैं, अगर हम उनको फ्रीली छोड़ दें तो वो हमेशा ग्राउंड की तरफ ही आते हैं. इसका मतलब है कि कोई फोर्स ऐसी है जो कि उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करी है और वो ग्रेविटी थी. वट इज़ meant बाई द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन? अब फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होती क्या है? ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी है. एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट द अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between their centers. यानी कि यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, और वो फोर्स जो है उसका मैग्नीट्यूड क्या है? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेस. वो जो दोनों मैसेस हैं जो कि एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, उन दोनों के मैसेस का प्रोडक्ट, यानी कि अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मीन्स कि उन मैसेस के साथ डिवाइड करें अगर हम उन दोनों के दरमियान के डिस्टेंस को. ठीक है, तो ये हमारे पास जो फोर्स आती है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होती है. इसका फॉर्मूला हमारे पास है, दिस इज़ द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वेयर. हेयर F इज़ द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन विच इज़ इक्वल्स टू g. ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमने पढ़ा है, तो ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है g, दैट इज़ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. m1 एंड m2 आर द मैसेस जो कि एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. ठीक है, एंड r इज़ द डिस्टेंस बिटवीन दीज मैसेस. नीचे डायग्राम में देखें m1 और m2 दो मैसेस हैं जो कि एक दूसरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं, और r जो है इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस है. तो हमने इस लॉ में डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस है r स्क्वायर. वट इज़ फील्ड फोर्स? अब फील्ड फोर्स क्या होती है? अ फील्ड फोर्स मीन्स अ स्पेस और रीजन अराउंड द अर्थ वेयर इट्स इफेक्ट कैन बी फेल्ट. ठीक है, फील्ड फोर्स वो होती है जो कि सिर्फ एक स्पेसिफिक पॉइंट पे नहीं लग रही होती है, बल्कि अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ के इर्द गिर्द जो रीजन है वहाँ पे भी वो फोर्स एक्ट कर रही है. अब इसकी एग्जांपल क्या है कि अगर आप कोई ऑब्जेक्ट है उसको हमने कहा कि जो ग्रेविटी है वो अर्थ की वजह से, ठीक है, अर्थ की ग्रेविटी है. तो अगर हम एक बॉल उसको अगर हम किसी ऊंची बिल्डिंग पे जाके फ्रीली छोड़ दें तो वो भी अर्थ की तरफ आती है, बेशक हमने उसे जितना मर्जी ऊपर ले जाएं. ठीक है, वो अर्थ की तरफ वापस आती है. इसका मतलब है कि ये फील्ड फोर्स है, इसकी फील्ड भी है. सिर्फ ग्राउंड के ऊपर ही हम इसे फील नहीं कर सकते हैं, बल्कि अगर हम उससे ऊंचाई पे जाएं तो वहाँ पे भी हम इसे फील कर सकते हैं. इसी तरीके से अगर पैराट्रूपर्स जो होते हैं वो पैराशूट लेके जब जंप करते हैं किसी भी एयरक्राफ्ट से, तो क्या होता है कि वो भी अर्थ की तरफ ही वापस आते हैं. ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि वो ऊपर ही कहीं और चले जाएं.
ठीक है, तो वो अर्थ की तरफ ही वापस आते हैं। इसका मतलब है कि कोई ऐसी फील्ड है जो कि इन सारे ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींच रही होती है और इसी को हम कहते हैं कि ये फील्ड फोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ कैन यू से दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ अ फील्ड फोर्स। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो फील्ड फोर्स है, तो हम ये कैसे प्रूव कर सकते हैं? वही वाली बात है, द वेट ऑफ एनी बॉडी ऑन द अर्थ इज़ ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ वेदर द बॉडी इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द अर्थ और नॉट। सच अ फोर्स इज़ कॉल्ड फील्ड फोर्स। ठीक है, कि हम जो कोई भी बॉडी होती है उसका जो वेट है वो ग्रेविटेशनल पुल के इक्वल होता है, और बॉडी अगर अर्थ के साथ कांटेक्ट में है या नहीं है, दोनों केसेस में अगर वो हवा में भी है तो भी वो अपनी तरफ उसको पुल कर रही है ग्रेविटी। तो इसका मतलब है कि ये फील्ड फोर्स है, कांटेक्ट के बावजूद भी ये फोर्स उसको अपनी तरफ खींच रही है। कंपैरिजन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है वो हम उसको कंपेयर कर सकते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में, जो कि हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था, एक्शन और रिएक्शन वाला। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एवरी मास अप्लाई अ फोर्स ऑन अदर मास। ठीक है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में हमने क्या देखा कि हर मास दूसरे मास पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, और न्यूटन थर्ड लॉ में भी हमने यही देखा था। ठीक है, एवरी एक्शन हैव अ रिएक्शन दैट इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, इसकी एक सिंपलेस्ट एग्जांपल जो है वो हम ले सकते हैं बुक से। ठीक है, अ बुक लेइंग ऑन अ टेबल, वो एक्शन फोर्स अप्लाई करी है डाउनवर्ड अर्थ की तरफ या टेबल की तरफ, और टेबल जो है उस पर रिएक्शन फोर्स लगा रहा है, यानी कि दोनों मैसेज जो है वो एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। कंसिडर अ मैस m1 अट्रैक्ट द अदर मैस m2 एंड मैस m2 अट्रैक्ट द मैस m1। ठीक है, दोनों एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। बोथ मैसेज अप्लाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड। दोनों मैसेज एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करें हैं जो कि इक्वल है मैग्नीट्यूड में, वो अट्रैक्टिव और रिपल्सन दोनों हो सकती हैं। सो द टू फोर्सेस कैंसल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर ड्यू टू द सेम इफेक्ट बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। द स्टेटमेंट कंसिस्टेंट विद न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो ये वाली जो स्टेटमेंट है इससे हमें पता चलता है कि हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आप कह लो कि कंपैरिजन है इनका, और ये एक तरह से इक्वल स्टेटमेंट बन जाती है। वाई लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज़ इम्पॉर्टेंट टू अस। अब हमने ये देखना है कि ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन बॉडी एंड द अर्थ गिवन बाय दिस लॉ इज़ इक्वल टू वेट ऑफ दिस बॉडी। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है, जो कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो हमें पता चलता है कि वो बॉडी के वेट के इक्वल होती है। ठीक है, बॉडी पे जितना वेट अप्लाई हो रहा होता है वो एक्चुअली ग्रेविटेशनल फोर्स होती है उसकी। द मैस ऑफ द अर्थ एंड मून कैन बी डिटर्मिन्ड बाय द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से अर्थ का भी मैस फाइंड कर सकते हैं और मून का मैस भी फाइंड कर सकते हैं, तो ये हमारे लिए इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है। सेकंड इज़ मोशन ऑफ सैटेलाइट कैन बी डिटर्मिन्ड विद द हेल्प ऑफ दिस लॉ। हम लोग सैटेलाइट की मूवमेंट को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, उनको भी स्टडी कर सकते हैं कि ये किस तरीके से मूव कर रही हैं, तो इसलिए भी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू स्टूडेंट्स।